आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आज आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार का अराजकता का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, किस प्रकार से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकारें, टीएमसी की गवर्नमेंट, कोलकाता वाले कांड में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो कुछ हुआ, किस प्रकार से उसको न्याय न मिल पाए, इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज उस हॉस्पिटल की निगरानी के लिए पुलिस बल को लगाया है। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ मुख्य तथ्य अभी भी बचे हैं वहाँ पर। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि वो जो डॉक्टर थी वो पर डे अपनी रोज नामचा जिसको बोलते हैं डायरी लिखती थी पर डे का, अपना आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो अपने फादर के साथ शेयर करती थी। तो वो फटी, उसके जो पेज हैं उसके लास्ट में काफ़ी पेज फटे हुए मिले। यानी कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एकदम से हुई घटना नहीं है, ये काफ़ी दिन से प्री प्लानिंग सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि अभी नहीं, बहुत पहले से इस को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे और वो डॉक्टर उनसे जूझ रही थी, लड़ रही थी अकेली। तो बहुत सारी चीज़ें भी सामने आना बाकी हैं और आएंगी। तो मैं आपको अभी ये इसके विषय में पूर्ण जानकारी मैं आपको कल दूंगा। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसा आज बांग्लादेश में पोजीशन है, क्या ऐसी भारत में हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था आफ्टर 25 years डेफिनेटली इट विल बी हैपन इन इंडिया। यदि आपने कठोर कानून नहीं बनवाए, समान शिक्षा का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण कानून, यानी कि काफ़ी ऐसे कानून हैं जो बनने अभी बाकी हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 2050 में कोई नहीं बचाएगा। वैसे भी बचाता तो अब भी कोई नहीं है, अपने आप ही सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी 2050 में आज हमारे पास में लीडरशिप, दो व्यक्ति ऐसे हैं, मोदी जी और योगी जी। ये जब तक हैं, जब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और हम काफ़ी सुरक्षित हैं। लेकिन भविष्य के बारे में, 25 साल के बारे में, बाद के विषय में सोचना है। तो मैंने आपको उस संदर्भ में जहाँ तक बता दिया था, उस संदर्भ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने देखा ही है बांग्लादेश में किस प्रकार के से मार के उनको उल्टा टांग रहे हैं। क्या आप यही चाहते हैं कि भारत में भी यही हो? और अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। जिसको आप बांग्लादेश कह रहे हैं, ये भी भारत का ही हिस्सा था, वेस्ट बंगाल। और हमारे पास है वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था। उसी को आज हम बांग्लादेश कहते हैं। वहां पे हिंदू रहते थे। ऐसे ही ईस्ट पंजाब हमारे पास है, जिसे पंजाब कहते हैं। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया, वो पाकिस्तान में है। और आज ईस्ट पंजाब में जो हमारे पास है उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। ईस्ट पंजाब में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं। हमारे पास जो है उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, सिख भी हैं। वेस्ट पंजाब के बौद्ध सिख कहाँ चले गए? वेस्ट पंजाब के ब्राह्मण शूद्र ये कहाँ चले गए? ऑन द अदर हैंड, यदि आप दूसरी ओर देखेंगे, दुबई में शांति है,
इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। दुबई में तो 80% मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पे अराजकता क्यों नहीं है? वहाँ पे घरों को आखिर क्यों नहीं जलाया जा रहा है? हिंदुओं का के ऊपर कोई अत्याचार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर कठोर नियम कानून बनाए गए हैं। चीन में शांति है, क्यों? आपको लगता है वहां के जो शासक हैं बहुत पावरफुल हैं? क्या वहां की चीन की जनता लाठी चलाती है? नहीं। इसका कारण है वहां पर कानून कठोर है। आप क्या सोच रहे हैं जो पाकिस्तान में हुआ वो अब कहीं नहीं होगा? जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में नहीं हो रहा होगा? तो आप जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी होगा। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, मैं कह रहा हूं सब कुछ भारत में होगा अगर कानून नहीं बदले गए। आज की डेट में तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, सूडान अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, पीनस अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है। ये सारे मुल्क अशांत हैं। जानते हैं क्यों अशांत हैं? क्योंकि इन सभी देशों में ये जितने भी देश हैं इनमें मदरसे हैं। जहां मदरसा खुला वहां पे अराजकता फैली, जहां मदरसा खुला वहां पे अशांति फैली। और भारत में तो 5 लाख मदरसे हैं। नियम कानून आपको बचाएगा। जो नियम कानून में मैंने आपको बताए हैं वो आपको बचाएंगे। बाकी अगर आप किसी भी चीज से अपेक्षा रखते हैं, किसी धर्मगुरु से आप अपेक्षा रखते हैं, किसी महामंडलेश्वर से, किसी आचार्य से, किसी मंत्री से, किसी संतरी से, कोई नहीं बचाएगा। आज आप देख लीजिए पूरे बांग्लादेश के मठ मंदिर बचाए जा रहे हैं। जो वहां महामंडलेश्वर है, जो वहां पे आचार्य हैं, जो वहां पे पुजारी हैं, जो वहां पे धर्मगुरु हैं, वो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो और किसी को क्या बचाएंगे? खतरा भारत के लिए सबसे बड़ा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन, उसका मुख्यालय भारत में है। उस संगठन के ऊपर, उस जमाती संगठन के ऊपर ये बैन लगा हुआ है कई देशों में। उज्बेकिस्तान में बैन लगा है उसके ऊपर, तजाकिस्तान में बैन लगा हुआ है, अरब में बैन है, रूस में बैन है, लेकिन वो भारत में फल फूल रहा है। जो संगठन पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है, जो 150 देशों में काम करता है, उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय भारत में दिल्ली में है। आप यदि चाहें तो गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। आप सोच सकते हैं भारत की क्या हालत होगी। आप कल्पना करके देखिए, मुगलों ने शुरू किया था ये मदरसा। उन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, उन मदरसों में कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उन मदरसों में कौन पढ़ाता है, कोई कुछ नहीं पता। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया था मदरसों को। वो जो अमेंडमेंट हुआ है उसको बदलना बहुत आवश्यक है। 2012 में उसको जो भी उनको हटाया है, यानी कि जो भी अमेंडमेंट किया है वो हटाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा।
मैं फिर एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, अपने अपने सांसद के पास जाकर के मिलिए। वैसे मुश्किल है मिलना उनका, लेकिन यदि सौभाग्यवश मिल जाएं तो मिलिए और अपनी बात उनके सामने रखिए, क्योंकि सांसद बनने के बाद में कोई मिलता नहीं है। यदि आपको सौभाग्यवश यदि कहीं नजर आ जाएं तो ढूंढिए, कहीं भी मिलें, बिकॉज उनकी ड्यूटी है। और जो ये समझते हैं हमारी ड्यूटी कुछ भी नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो वो भारतीय संविधान के विषय में नहीं जानते अभी, और आप भी इन चीजों से बहुत अनजान हैं। मैं कल से पर डे 395 अमेंडमेंट, जितनी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज हैं, उनके सब क्लॉज आपको बताऊंगा। आपकी शक्ति का आपको पता लगेगा। वो हमारे लिए बने हैं, हमने बनाया है उनको। और यदि कोई मिलने से मना करेगा तो उसके लिए भी उसमें संविधान में हर तरह का क्लॉज है, हर तरह की सेक्शन है। आज भारत को जो कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वास्तव में डेमोक्रेटिक कंट्री है। यदि आप ईमानदारी से उसको पढ़ें, आपको जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। इस जानकारी न होने की वजह से आप उनको ये समझते हैं कि ये भगवान है, जबकि आप भगवान हैं, जनता भगवान है। वो सारी चीजें मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, क्योंकि मेरा काम है जागरूक करना, हिंदुओं को जागरूक करना। बाकी काम आपका, आप जागोगे तो ठीक, नहीं जागोगे तो ठीक, लेकिन पर डे आपके सामने मैं बोलता रहूंगा। उनको जाके मिलिए। भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं लागू हो रहा है, उनसे पूछिए। भारत में समान शिक्षा क्यों नहीं लागू हो रही है? भारत में अंग्रेजों के जो कन्वेंट स्कूल हैं आखिर क्यों चल रहे हैं? भारत में मुगलों के बनाए हुए मदरसे क्यों चल रहे हैं? जाकर के पूछिए और कहिए, इनको बदलाव करिए। इसमें एक देश एक शिक्षा बोर्ड कब लागू होगी, ये जाकर के अपने सांसद से पूछिए। और नहीं पूछेंगे तो ठीक है, 25 साल के बाद जो होगा आपके परिवार के साथ होगा, मेरे परिवार के साथ होगा, सबके परिवार के साथ होगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखना बैठ के। जब बलात्कार होंगे, घर जलाए जाएंगे, तोड़ फोड़ होगी, अराजकता होगी, जिस प्रकार आज वहां हो रही है, ऐसे ही होगा 25 साल बाद। और ये भविष्यवाणी नहीं है, ये जितने भी मुस्लिम वो हैं उनके द्वारा मैंने लेख पढ़ के आपको बकायदा सुनाया था। ये सबका एक वो क्या कहते हैं, प्लानिंग है, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। हिंदू तो एक है ही नहीं, उसी कसम में मैं लग रहा हूं कि मैं सारी हिंदुओं को एक कर सकूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दलित, इनसे हटाकर इन सबको एक करके हो सके, हो जाए। वैसे तो बहुत ही वो क्या कहते हैं, रेगिस्तान में पानी निकालने वाली बात है, लेकिन क्या पता हो जाए मेरी बात। दो भी आदमी जुड़ जाए, 2-4 लोग भी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मान जाइए, दल गुलामी छोड़ दीजिए। जब तक आप राजनीतिक लोगों के गुलाम बन के रहेंगे, आप किसी भी तरीके से अपनी बात को मजबूती के साथ में नहीं कह सकते। दल गुलामी छोड़नी पड़ेगी। और यदि आपको किसी प्रकार का भय है तो मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी, और आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी सब बताऊंगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईमानदार सच्ची बात के लिए। आज बड़े प्लान्ड वे में नेपाल में भी घुसपैठ हो रही है। नेपाल में धर्मांतरण हो रहा है। नेपाल में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। नेपाल पहले भारत का हिस्सा था। नेपाल की जो यूथ है उसके बीच में जो नशा है उसको दिया जा रहा है, नशा बहुत सस्ते रेटों पर, जो यानी कि जो बड़े बड़े नशे हैं।
बकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कामुक बनाया जा रहा है, अश्लीलता उनको परोसी जा रही है। और एक बार जब यंग जनरेशन किसी भी देश की नशेड़ी हो जाए, कामुक हो जाए, सुबह से लेकर इंस्टाग्राम पर रील देखे, तो समझिए कि उस देश का संस्कृति सभ्यता खतरे में है और उस देश की संस्कृति सभ्यता बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है। और वो भी जो यंग जनरेशन है वो तो आजकल वैसे भी संस्कृति को नहीं जानना चाहती, बाकी वो काम अपना कर ही रहे हैं। भारत के बॉर्डर पे 9 देश हैं जिसको जमातिया के जमाती इसको बोलते हैं, खुरासान कहते हैं, सॉरी खुरासान या खुरासान है, खुरासान कहते हैं। उनका टारगेट है खुरासान को कन्वर्ट करना और 9 में से 4 देश कन्वर्ट हो चुके हैं। ये 4 देश को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। अफगानिस्तान को उनमें से एक अफगानिस्तान है जिनको कन्वर्ट कर लिया है पूरे तरीके से। मालदीव को कन्वर्ट कर लिया है, मालदीव भी पहले भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान को पूरा कन्वर्ट कर लिया है, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। अब बांग्लादेश को भी कन्वर्ट ही कर ही लेंगे। आज फिर खबर आई है कि वहां पे फिर दोबारा से अराजकता फैल रही है। अब बचा है नेपाल, तो नेपाल में बहुत तेजी के साथ हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। जो 100% हुआ करते थे आज 80% के आसपास आ गए हैं। केवल एक ही देश बचा है, चीन, हमारा पड़ोसी देश चीन बचा है। और वो क्यों बचा है? आप सोचते हैं कि वहां का शासक बहुत बड़ा वो है, क्या नाम है, डिक्टेटर है या पावरफुल है? ऐसा नहीं है, वहां पर शांति है। अब आप सोचिए कि भारत के बॉर्डर पर 9 देश हैं जिनमें से एक देश ऐसा है जहां धर्मांतरण नहीं होता, जहां अवैध घुसपैठ नहीं होती है, जहां जनसंख्या विस्फोट नहीं होता है, जहां जो ये अराजकता नहीं फैलती है, जहां ड्रग स्मगलिंग नहीं हो रही है। चीन में समान शिक्षा कानून लागू है, समान नागरिकता लागू है, वहां पर मदरसे नहीं है। कहने का अर्थ है, आई वॉन्ट टू से यू दैट इफ यू विल नॉट अवेयर, बहुत देर हो जाएगी। फिर चाटुकारिकता छोड़िए भाई, इकट्ठा होकर ईमानदारी से। भारत के अलावा कोई स्थान नहीं है हमारे पास, हिंदुओं के पास बचा आज। ये दलगत, ये जो गुलामी है, क्या मिल जाएगा इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा? पब्लिसिटी, कोई पोस्ट, बस उसके लिए। अपने बच्चों के लिए कोई आपको फिक्र है नहीं है। इसलिए गुलाम तो वैसे हिंदू रहा ही है, लेकिन इस मानसिकता से बाहर निकलिए ईमानदारी से, और इस देश को बचाने में जो है अपना पूरा पुरुषार्थ लगाइए और लिख के भेजिए मोदी जी को, योगी जी को। सब सुनवाई होती है, सब देखते हैं। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं, मैं बोलता हूं यहां पे, तो मुझे भी ऐसा नहीं है, डर नहीं लगता, बहुत डर लगता है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैं फिर भी जागरूकता का काम कर रहा हूं। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूं, करूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैंने आज प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मैंने एक वीडियो डाला है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी मदद की जाए। इस प्रकार से मुझे फोन वगैरह आ रहे हैं, आ तो काफी दिन से रहे हैं, लेकिन जब वो पहले आते थे तो वो हमारे इस मतलब इसके जिले की सीमा से बहुत दूर, कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई इधर क्या नाम है इधर से आ रहा है, बुलंदशहर से, कोई इधर उधर से। तो उनसे कोई मेरा लेना देना नहीं, मतलब परिवार का कोई लेना देना नहीं था, वो मेरे तक ही सीमित थे। तो उस बात से मुझे कोई भय नहीं था। लेकिन अब जो फोन आए हैं वो मेरे परिवार को भी, मतलब वो सब कुछ जानते हैं।
लेकिन मेरी बात कोई सुनो ना सुनो, मुझे कोई परवाह नहीं है। यदि ईमानदारी के साथ में मेरी बात को योगी जी सुनेंगे, मोदी जी सुनेंगे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। लेकिन मैं किसी भी हालत में अब बैक नहीं हो सकता। मैं हिंदुओं के जन जागरण काम में लग चुका हूं एंड नाउ आई कैन नॉट बैक। अब मैं बैक नहीं जा सकता, बहुत आगे आ चुका हूं। मुझे इतने लोगों का प्यार मिल रहा है और वो मुझे देख रहे हैं और ईमानदारी से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, इसलिए अब मैं बैक नहीं हो सकता। और कल से मैं आपको आपकी शक्ति बताऊंगा। भारतीय एक फिल्म है, उसमें आपने सुना होगा, नेवर